और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। देश में एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन, सेक्स हार्मोन दवाएं और कई तरह की कैंसर दवाओं के विज्ञापन सोशल मीडिया से लेकर अखबारों से लेकर टेलीविजन तक छाए हुए रहते हैं। इन विज्ञापनों में गंभीर बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का दावा किया जाता है। ऐसे में कई लोग इन विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं, दवाइयां खरीद लेते हैं, इलाज करना शुरू कर देते हैं ऐसे झांसों में आकर, और अपनी सेहत को ठीक करने की बजाय और खराब कर लेते हैं। अब खबर यह है कि सरकार जल्द ही ऐसे विज्ञापनों को जारी करने से पहले सरकारी परमिशन जरूरी कर सकती है। आज हम सरकार के इसी कदम का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे शर्तिया विज्ञापन का सरकारी इलाज आखिर क्यों जरूरी है, और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सरकार इस तरह के एक्शंस ले रही है, लेकिन अब तक ऐसे विज्ञापनों पर लगाम क्यों नहीं लग पाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और ये जो नया स्टेप सरकार ने उठाया है, नए संशोधन लाने की बात कही गई है, इसमें नया क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ होंगे खास मेहमान, लौट रहा हूं। क्या आपने भी टीवी, अखबार या सोशल मीडिया पर डायबिटीज के शर्तिया इलाज वाले विज्ञापन देखे हैं? आपने जगह जगह सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं के शर्तिया असर के दावे भी विज्ञापनों में खूब देखे होंगे। यहाँ तक कि आपने कैंसर के पक्के इलाज वाले विज्ञापनों को भी खूब देखा होगा। सवाल ये है कि इन दावों का आधार क्या विज्ञान या मेडिकल साइंस है, या फिर विज्ञापन देने वालों का कॉन्फिडेंस? कई बार ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में पड़कर रोगी बीमारी से राहत पाने की जगह अपनी स्थिति और खराब कर लेते हैं। इसलिए सरकार ने डायबिटीज से जुड़े फॉर्मुलेशन, सेक्स हार्मोन दवाओं और तमाम ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से जुड़ी दवाओं के ऐसे विज्ञापनों पर बिना सरकारी परमिशन के प्रतिबंध लगाने के लिए कमर कस ली है। सरकार का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य भ्रामक दावों से भरे विज्ञापनों को रोकना है। दरअसल इसके लिए सरकार जल्द ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 में संशोधन ला सकती है। इसके तहत शेड्यूल जी दवाओं के विज्ञापनों के लिए सरकारी परमिशन जरूरी करने की तैयारी हो रही है। शेड्यूल जी की दवाएं दरअसल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं नहीं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण दवाएं होती हैं जिसमें डॉक्टर की निगरानी की आवश्यकता होती है। नए संशोधनों के बाद डायबिटीज, कैंसर दवाओं के विज्ञापन के लिए सरकारी परमिशन जरूरी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें अगले 45 दिनों तक आम लोगों की प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है, जिनकी समीक्षा के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब जरा दवाओं के विज्ञापनों के मौजूदा नियमों को भी समझ लीजिए। वर्तमान में शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 और शेड्यूल एक्स श्रेणी में आने वाली दवाओं का प्रचार प्रसार और विज्ञापन बिना सरकारी परमिशन के नहीं किया जा सकता। यही सख्ती अब शेड्यूल जी दवाओं के विज्ञापनों पर भी लागू करने की कोशिश हो रही है। वैसे आपको जानकारी दे दें कि ड्रग्स रूल्स 1945 के अनुसार शेड्यूल जी में शामिल दवाओं के कंटेनर पर कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी इसे चिकित्सा निगरानी के बिना लेना खतरनाक है, जैसे शब्दों को प्रमुखता से मुद्रित करना जरूरी है। सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधनों के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत मौजूदा प्रावधानों पर भी जनता का ध्यान आकर्षित किया है। यह अधिनियम उन विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो कुछ सूचीबद्ध यानी लिमिटेड बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, यानी दवाओं के प्रमोशन के नियम कायदे पहले से मौजूद हैं। सवाल यही है कि इन नियमों के होने के बावजूद कैसे लोग धड़ल्ले से डायबिटीज के क्योर या रिवर्सल की और यहाँ तक कि किसी भी स्टेज के कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने के दावे करते हैं। देश में कई ऐसे नियम कायदे मौजूद हैं जो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए लाए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 228 के तहत बाकायदा भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित भी किया गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी कई रूलिंग भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसने के लिए काफी है। बावजूद इन सब के देश में गंभीर से गंभीर बीमारियों के शर्तिया इलाज के दावों से भरे विज्ञापन रुक नहीं रहे। बहरहाल देखना ये होगा कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ बातचीत के बाद सरकार का ये कदम कब नियमों में बदलता है। तब तक हमारी आपको यही सलाह होगी कि सरकार के इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और ऐसे गुमराह करने विज्ञापनों के झांसे में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ
श्वेता पुरंदरे जुड़ चुकी हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल आस्क की और फाउंडर हैं टैप एंड गेन के। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर अग्रवाल, कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं इनफैक्ट जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये लगा कि सच में एक उम्मीद की नई किरण है, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स मैंने पढ़ ली हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 है उसके बहुत सारे प्रावधान हैं, ड्रग रूल्स 1945 है उसके बहुत सारे रूल्स हैं, ये सारे इन किसी ना किसी प्रावधान के तहत इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के प्रावधान ऑलरेडी हैं। तो उसके बावजूद क्यों ये भ्रामक विज्ञापन जारी हैं, लगाम क्यों नहीं लगती सर इन पर? देखिए, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, और यही मैं कहना चाह रहा था जो आप दिखा रहे थे कि नियम तो पहले से ही हैं, पर देश इतना बड़ा है हमारा, ये वही वाली बात होगी जैसे चोरी के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ, किसी भी जो मारताड़ के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ रूल्स तो हैं, पर फिर भी वो इंसिडेंट्स तो हो रहे हैं ना। तो ये समझाता है कि हमारा रूल्स बनाना एक काम है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन रूल्स को एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट करने से पहले जरूरी है एग्जीक्यूट करेगा कौन? सरकार तो जाएगी नहीं एग्जीक्यूट करने, नीचे जो कार्यपालिका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एग्जीक्यूट करना होता है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, वो होती नहीं है। हमारे देश में जितने डॉक्टर्स हैं उससे ज्यादा क्वैक्स हैं बिना डिग्री वाले। तो जब वो उन लोगों को आज तक कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी या उनको कुछ संरक्षण मिलेगा, तो ये सब चीजें तो उसका पार्ट एंड पार्सल है ना। एब्सोल्युटली वो लोग अगर गलत लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूँ ज्यादातर चीजें ये क्लोज हो जाएंगी। हमारे यहाँ देश के अंदर ये बड़ी एक खूबी है कि कोई भी खड़ा होकर किसी भी चीज का इलाज कर सकता है। अभी मैं देख रहा था आजकल चैनल्स पे चल रहा है कि बहुत सारे बाबा दिखा रहे हैं, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा, वो कैसे कैसे इलाज करते हैं। तो ये सब ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंदर ये सब लोग इसे वायलेट कर रहे हैं। सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, डॉक्टर अग्रवाल थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर, ये जो शेड्यूल H है, शेड्यूल H1 है और शेड्यूल X कैटेगरी, इन पे तो पहले से ही आप बिना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी परमिशन के ऐड नहीं दिला सकते। शेड्यूल G में भी अब ये जो बात कही जा रही है कि शेड्यूल G की भी दवाओं को अब लाया जाएगा। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, दवाएं हैं जो कि H, H1 और X में फॉल होती हैं, और G में कौन सी हैं सर, थोड़ा ये जानकारी के लिए। देखिए, डिटेल इस समय लिस्ट तो मेरे पास नहीं होगी, बट जैसा आपने बताया कि जो हमारी कॉमन डायबिटीज का है, ऑन्कोलॉजी का है, हाइपरटेंशन का है, ये सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनमें आप किसी भी तरह से ऐसे नहीं बेच सकते ओवर द काउंटर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों पे जो एक बेसिक चीज है जो सरकार ने कंट्रोल लगाने की कोशिश करी है, कम से कम सरकार की इच्छा तो है। मेन चीज ये है कि उसका एग्जीक्यूशन हो, और जैसा कि आप समय समय पर ये इशू उठाते रहते हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर, सरकार से ज्यादा जो नीचे एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं। ये थोड़ा सा आप अगर इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ये भी पता करें, एटलीस्ट दिल्ली से ही शुरू करें कि नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक पिछले 10 सालों में, 5 सालों में कितने झोला छाप डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन लिया, कहाँ कहाँ ये चीज देखी है नहीं हो रही है। फिर जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट में होता क्या है, इनवेरिएबली मैं आपसे कह रहा हूँ, कहीं भी चले जाइए जहां आपका मन करे, जितनी भी ज्यादातर दुकानें हैं, उन्होंने क्या है, फार्मासिस्ट ने अपना लाइसेंस दे रखा है, उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, एक्चुअल में फार्मासिस्ट बैठे नहीं है, या फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, वो सुबह तो आता है पर शाम को जो है वो एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन में बैठा हुआ है। जबकि रूल्स ये कहते हैं कि आपकी अगर 24 आवर या 12 घंटे की फार्मेसी शॉप है तो आपको उसी हिसाब से ड्यूटी पे हर समय फार्मासिस्ट होना चाहिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सर, लेकिन ये एक और लेयर है, लेकिन जो क्रक्स है, जो मेन कोर इशू है वो यही है कि आप कैसे दावा कर सकते हैं, कोई भी नॉन क्वालिफाइड आदमी कैसे ये दावा कर सकता है कि हम फलानी बीमारी का शर्तिया इलाज कर लेंगे। और श्वेता जी, ये आज से नहीं, ये हम कई दशकों से देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो बचपन से लेकर आज तक बड़ा ही हुआ हूँ इस तरह के एड्स को पढ़ते पढ़ते। बस स्टॉप्स पर, आप कहीं पे भी सार्वजनिक स्थानों पर चले जाएं, टीवी, अखबारों में पटे पड़े हैं इस तरह के एड्स।
ठीक है, सरकार ने अब एक नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके लोगों की राय मांगी है, बट आई एम सरप्राइज्ड कि इतनी देर में क्यों जाग रहे हैं। फिर मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि भाई देर में नहीं जागे, इससे पहले भी रूल्स हैं, तो मैं थोड़ा सा में नहीं जागे हैं, हाँ मैं वही रीवर्बलाइज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, मैं थोड़ा सा इसीलिए सरप्राइज्ड हूँ कि ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, सब कुछ हमारे सामने है, तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। लेकिन जो डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं श्वेता जी, मतलब इतनी दयनीय स्थिति क्यों? सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद एग्जीक्यूशन क्यों नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिस्थिति इतनी चिंताजनक है नहीं, जैसे आप समझ रहे हैं। ये बड़ी खुश खबर है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एडवर्टाइजिंग कंप्लायंस एक्सपर्ट तो हूं ही, मगर मेरी बैकग्राउंड, मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैं मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस कर चुकी हूँ और रेगुलेटरी अफेयर्स ये मेरी स्पेशलाइजेशन रही है। तो इस बारे में मैं काफ़ी जानकारी आपको दे सकती हूँ। श्योर मैम। तो सबसे पहले गलतफहमी ये है कि शेड्यूल जी के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है या उसे एडवर्टाइज किया जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शेड्यूल जी एक कैटेगरी है ड्रग प्रोडक्ट्स अलग अलग, जो आप पूछ रहे थे कि ये क्लासिफिकेशन क्या है। तो शेड्यूल जी वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं, उनमें एक कॉशन स्टेटमेंट देना ज़रूरी होता है कि डॉक्टर के निगरानी के अंदर ही ये दवाई ली जाए। तो ये एक स्टेटमेंट हर लेबल पर शेड्यूल जी प्रोडक्ट के लिखा होता है। और रूल 97 जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, वहां पे लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और उसको ये फलाना वार्निंग देना जरूरी है लेबल्स पर। और उसके अंदर जो मोटी मोटी कैटेगरीज है वो जैसे एंटी कैंसर कीमोथेरेपी वाले जो ड्रग्स है उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है। एंटी डायबिटिक ड्रग जो है, जैसे कि मेटफॉर्मिन हुआ, इंसुलिन प्रिपरेशन हुआ, ये वाली कैटेगरीज उसमें है। और उसी के साथ एंटी हिस्टामिनिक्स भी है, जो हम सर्दी खांसी में, जो एलर्जी में जो दवाइयां लेते हैं। तो ये है, ये शेड्यूल जी है जिसकी बात हो रही है। शेड्यूल एच और H1 जो है, ये 500 से भी ज्यादा ड्रग, जैसे एक्टिव्स बोलते हैं, सॉल्ट, कॉमन ले पर्सन सॉल्ट कहते हैं इन्हें। तो ये जो है उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है ही। तो ये अंडरलाइन किया हुआ है। और ये जो लेबलिंग उसमें प्राविधान है, उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और इसको सिर्फ रिटेल सेल हो सकता है यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ में है। करेक्ट। और शेड्यूल एक्स जो है, ये नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड कैटेगरी है, एकदम सीरियस लेवल पर है। और ये जो है, ये एडिक्टिव प्रॉपर्टीज में रह सकती है। तो ये और ज्यादा कंट्रोल। मुझे लगता है कि आप बेस्ट पर्सन हैं इस मसले पर, क्योंकि एक तो आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है, फार्मेसी का बैकग्राउंड है, और दूसरा आप आस्की जैसी संस्था से भी जुड़े रहे हैं। अब मेरा सवाल सीधा सीधा मैम ये है कि शेड्यूल जी को, अगर आप शेड्यूल जी के तहत जो मेडिसिन हैं उनके एडवर्टीजमेंट के लिए अगर आप सरकारी परमिशंस बाकी की तरह अगर लागू करते हैं, तो अगर वो मेडिसिन ना बेचे, माना इंसुलिन नहीं बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दावा कर रहे हैं, इंसुलिन का नाम वो कहीं नहीं ले रहे हैं, लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि हम डायबिटीज ठीक कर देंगे, तो वो कैसे, तो वो किस परिधि में? आपने सही कहा। तो मुझे सिर्फ दो बातें इसमें कहनी है। पहली तो ये एक टेक्निकलिटी है, ये जो नोटिफिकेशन है ये टेक्निकलिटी है, क्योंकि 2015 साल में एक गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें शेड्यूल H, H1 और X कवर्ड हो चुके थे और उनके बारे में साफ कहा गया था कि इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पहले एडवर्टाइजमेंट के बारे में रूल्स क्लियर नहीं थे और ये शेड्यूल जी उससे रह गया था। तो ये जो बात है, ये 2018 साल में ही ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने ली थी। उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये मौजूद है कि ये जो लूप होल है इसे प्लग करना है। तो ये लूप होल प्लग करने के लिए उनको 6 साल लगे हैं। तो ये नोटिफिकेशन 6 साल बाद आया है। ये लूप होल उनको पहले पता ही था। तो जो रेगुलेटरी में है, FDA में जो स्टाफ है, उनको पता है कि इसको प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है और एडवर्टाइज नहीं हो सकती। तो मैं आपका जो सवाल है उस पर मैं आ रही हूँ। तो इसमें दो है, एक तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये लागू हो रहा है एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर। और जो आप देखते हैं ये दावे हो रहे हैं कैंसर की ओर हो रहा है, डायबिटीज की ओर हो रहा है, तो उनका क्लासिफिकेशन एलोपैथी नहीं है। अच्छा। वो आयुर्वेदा या न्यूट्रोस्यूटिकल इसके क्लासिफिकेशन के अंदर जाकर ये ऐसे दावे कर रहे हैं। तो यानी कि वो वाले ऐड चलते रहेंगे?
तो वो वाले ऐड नहीं चलने चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में भी क्लासिफिकेशन है, हालांकि सबको पता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक स्टोर पर आप जाते हैं तो वहां पर भी ओटीसी टाइप मेडिसिन रहती है और प्रिस्क्रिप्शन टाइप मेडिसिन भी रहती है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, एलोपैथी में भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया अगर देखते हैं तो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, तो इस पे एलोपैथी मेडिसिन शेड्यूल जी के एडवर्टाइजमेंट नहीं चलते, मगर डिजिटल मीडिया पर और खासकर सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इस पर ये जो डॉक्टर्स, सॉरी डॉक्टर, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मगर ये झोला छाप डॉक्टर जो है, यूट्यूब डॉक्टर्स, तो ये शेड्यूल जी वाले टाइप के ड्रग का प्रमोशन। ऑलराइट मैम, तो शर्तिया विज्ञापन, इस पर क्या सरकारी इलाज हो पाएगा? शो जब हमने शुरू किया था हमें लगा था कि सरकार के जो नोटिफिकेशन है इससे कुछ बात बनेगी, लेकिन जो इनपुट्स हमारे मेहमानों ने आज दिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये एलोपैथी वाली जो मेडिसिन हैं उनको तो ये कवर करता है ये नया नोटिफिकेशन, लेकिन जो दूसरी पद्धतियाँ हैं और जिनकी आड़ में ये शर्तिया इलाज के दावे होते हैं, शायद वहाँ तक बात पहुँच नहीं पाएगी। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, जैसा कि श्वेता जी ने भी कहा, मेडिसिन का जिक्र तो है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मेडिसिन हैं शेड्यूल जी के तहत, लेकिन ना पद्धति का जिक्र है ना तरीके का जिक्र है। तो ये जो दावे करने वाले लोग हैं इनके पास तो हमेशा एक बहाना जरूर रहेगा इस तरह के एड्स लगातार दिखाने का और दावे करते रहने का। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन करूंगा जी। देखिए, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लेकिन आपको याद होगा अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर आईएमए ने दिस ड्रग कॉस्मेटिक एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत एक केस करा था, आपको अच्छी तरह आपने कवर भी सब करा था। जी हाँ सर। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए के फेवर में ही डिसीजन दिया था, और वो भी कोई एलोपैथिक की ड्रग के नहीं होती थी, बनाते थे। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई भी भ्रामक प्रचार कर रहा है किसी इलाज के लिए, शर्तिया इलाज की गारंटी दे रहा है, तो उसके अंदर वो आप उसको चैलेंज कर सकते हो इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये नहीं है कि अगर इसमें ये नहीं लिखा है तो उसमें ये भी नहीं लिखा है कि उन लोगों को छूट है। इवन जो दूसरी पैथीज के प्रोडक्ट हैं, दवाइयां हैं, उनके नॉर्म्स में भी ये आ गया है कि उन्हें अपने रैपर पर सब चीज लिखनी पड़ेगी, इसके अंदर क्या क्या चीज है, किस चीज के लिए होता है, इसमें क्या क्या करना होता है, ये उनके भी नॉर्म्स आ गए हैं दूसरी पैथीज में भी। हाँ, केवल जो क्वैक्स हैं, झोला छाप हैं, उनके लिए तो नियम बना हुआ है, अनक्वालिफाइड पीपल शुड नॉट प्रैक्टिस, और वो अगेंस्ट तो कानून बना हुआ है उनके लिए, उनकी कोई पैथी नहीं है। तो इसको आप मिक्स ना करें, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो, जो भी हमारी जिसे कहते हैं लीगल पैथीज हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर सब जगह ये बना हुआ है, जो भी अपनी दवाई बनाएंगे उसके अंदर प्रॉपर रैपर होगा, प्रॉपर लेबलिंग होगी। लेकिन अगर कोई भी पैथी इंक्लूडिंग एलोपैथी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, किसी भी शर्तिया इलाज जो आपने वर्ड यूज करा उसका एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो दे आर लायबल टू फेस म्यूजिक इन दी कोर्ट अंडर दिस मैजिक रेमेडी एक्ट। बट सर, मैं तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे देखता हूं जो कहते हैं हम डायबिटीज को रिवर्स कर देंगे, हम कैंसर को बिल्कुल पूरी तरह से क्योर कर देंगे, तो उनके पास ये हिम्मत कहां से आ रही है? जो रिसेंट, मैं बताता हूं सर, नहीं, जो टाइप 2 डायबिटीज है ये रिवर्सेबल है। अब जो नए शोध हुए हैं, नई रिसर्च है, उसके अंदर जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो आप एडल्ट हो जाते हो उसके बाद आपको डायबिटीज होती है, दैट कैन बी रिवर्सेबल। वो रिवर्सेबल है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि वो वाली चीज नहीं रहेगी कि डायबिटीज है तो जिंदगी भर रहेगी। आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, प्रॉपर ड्रग्स लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो ऐसा एक समय आ सकता है कि जब आप ड्रग फ्री हो जाएं और आपको डायबिटीज की दवाई ना खानी पड़े। ये नहीं, तो नहीं, अगर ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर अगर इस तरह के दावे करे सर, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई बोल दे साहब मैं इंसुलिन छुड़वा दूंगा आपकी, मेरे पास एक बूटी है या मेरे पास कुछ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
अनसाइंटिफिक तरीके से कोई वैसे ही सिर्फ कह रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत है। राइट और वो तो कोर्ट ने भी कहा है पिछले साल। बिल्कुल सर, अब हमारी चिंता उसी को लेकर रह गई है जिसके बारे में श्वेता जी भी कहती। श्वेता जी, कुछ तरीका है फिर? आस्की ने बहुत सारे गाइडलाइंस ऑलरेडी बना रखी हैं, जैसे मैं कह रहा था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कंज्यूमर एक्ट में जो भ्रामक विज्ञापन है उसकी क्लियर कट 2019 के एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है, उसके बावजूद सब कुछ दिख रहा है, तो फिर तब तरीका क्या होगा? थोड़ी चीजें हैं बट बहुत सारी चीजें और करनी है। फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटिशन में अभी हर एडवर्टाइजर को एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना होगा, तो ये तो सभी प्रकार के औषधियों पर लागू होगा, एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदा हो, मगर उसमें भी अभी एडवर्टाइजर्स थोड़ा शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, डॉक्टर्स एडवर्टाइज नहीं कर सकते, मगर अगर कोई डॉक्टर होने का दावा कर रहा है और मेडिसिन दे रहा है, लोगों को बोल रहा है कि शर्तिया इलाज, तो ये सरासर गलत है, तो उस पर तो उसको तो रोक लगनी चाहिए ही चाहिए। और ये डायबिटीज की भी जो बात हो रही है, तो लोग सफेद झूठ काफी बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, उन्होंने कहना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, तो वो टाइप 2 तो बोलते ही नहीं है। तो इस प्रकार का भ्रामक विज्ञापन हो रहा है। तो जैसे एलोपैथी के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसी तरह आयुर्वेदा प्रोडक्ट के लिए भी लॉज है, मगर आपको तो पता होगा शायद एक हफ्ते ही पहले जो रूल 170, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल आयुर्वेदा प्रोडक्ट के लिए था, जिसमें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के काफी सारे कंडीशंस दिए थे और कहा गया था कि इसके भ्रामक दावे नहीं कर सकते हैं लोग, और उसमें यह भी कहा गया था कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी होगी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वो रूल 170 ही खारिज हो गया है। हाँ, वो यूटर्न क्यों लिया सरकार ने, मेरे को भी समझ में नहीं आया है। आपको कुछ लॉजिक समझ में आया? मुझे स्टडी करना है वो सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आप जो बात कर रहे हैं शर्तिया इलाज, हाँ, वो ही वो एड्रेस कर रहा था। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के अंदर इसको कंट्रोल करना ही करना है, मगर रूल्स 170 हटाने से ये सरकार इस पर किस प्रकार रोक लगाने वाली है, ऑलराइट, ये देखना होगा हमें। चलिए अब देखते हैं। वैसे जैसा हमने बताया था शुरुआत में भी कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अब पब्लिक डोमेन में है, लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। हम तो कहेंगे कि सरकार के इस कवायद में आप भी शरीक होइए, उस पर अपने अपने सुझाव दीजिए, उसके बाद ये रूल्स बनेंगे। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जैसा कि आज हमने चर्चा में पाया, लेकिन अभी ये भ्रामक विज्ञापनों की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी वृहद है, इतनी विस्तृत है कि एक एक चीज़ पे फिक्स करने के लिए, एक एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अभी बहुत सारी कवायदें होनी बाकी हैं। देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस तरह के शर्तिया और झूठे और भ्रामक विज्ञापन बंद हो, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्वेता पुरंदरे मैम आपका भी, थैंक यू सो मच। फटाफट से अब पोल ले लेते हैं आज का, और हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या आप भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स के झांसे में आते हैं या नहीं। आप भी लुभावने विज्ञापन देखते हैं और फिर दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं क्या? बहुत सुकून मिल रहा है ये जानते हुए कि हमारे बहुत ही सुधी दर्शक जो हैं, ज़्यादातर लोग लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में आके दवाइयाँ नहीं खाते हैं। इससे लगता है कि जी बिजनेस जो लगातार मुहिम चला रहा है उसका असर हो रहा है। लोग हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने डॉक्टर से बातचीत करके ही दवाएं लेते हैं। 80% लोग ना में जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 20% लोग हैं जो हाँ में जवाब दे रहे हैं। इन 20% लोगों के लिए भी हम यही कहेंगे कि प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाइयों का सेवन करें। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।